बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सुबात से मैं इकबाल जो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जुल्म, ये जबर, ये ज़्यादती हर एक शख्स के मुंह से निकलता है कि वो तंग आ गया, लेकिन यहाँ कोई बाहर क्यों नहीं निकलता। इस पर हम बात करेंगे कि ग़ुलामी क्या DNA के अंदर है या ग़ुलाम जहनीत कहाँ से आई है। ये जो ग़ुलामी है ये कहाँ से आई है, अवाम क्यों आवाज़ नहीं उठाती, खौफ, गुर्बत और सिस्टम कैसे लोगों को रोकते हैं, क्या वाकई तब्दीली मुमकिन है। इन पॉइंट्स पे बात करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, हम एक तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं। ये जो बर सग़ीर है, पाकिस्तान है या इसके साथ जो दीगर ममालिक हैं बर सग़ीर, इनका तारीख़ी पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझने के लिए। अगर हम बर सग़ीर का मुताला करें तो बर सग़ीर की एक लंबी तारीख़ है, लंबा अरसा। ये जो बर सग़ीर, हिंदुस्तान, उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ये दीगर जो एरिया या इलाके हैं, ये बरतानवी राज के तहत रहे, यानी बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल रहे, बरतानी राज के अंडर रहे। ज़िंदगी इन्होंने अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होने की, जो हम एक अक्सर बात करते हैं, उसमें गुजारी। अब जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, ये बरतानी राज था, तो उसमें इन्हें जो चीज़ जो माइंड के अंदर बैठाई गई, यानी हुक्म मानना और सवाल ना करने की आदत डाली गई। उस वक्त कोई भी किसी भी लेवल पे, चाहे वो कोई स्कूल का टीचर हो, कोई फ़ौज का हो, कोई आम आदमी हो, साफ़ी हो, स्टूडेंट हो, उसे सवाल करने की इजाज़त नहीं होती थी। बस सिर्फ यह था कि हुक्म माने, और फिर उसकी आदत, उसके जहन में ये चीज़ें बैठाई गई। फिर अथॉरिटी को चैलेंज करना यहाँ पर बगावत समझा गया। अथॉरिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हुकूमत को या किसी बड़े लेवल को चैलेंज करना, बल्कि एक माइंडसेट ऊपर से नीचे आते 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 यहाँ तक कि किसी भी अपने सीनियर को उसे चैलेंज करना, उसे सवाल करना कि वो गलत कर रहा है, उसकी सोच गलत है, वो तरीका ठीक नहीं है, तो इसे बगावत कहा गया। ये भी लोगों का माइंड बन गया। जब ये इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में आई, तो जो अंग्रेज़ था, जो जिसे हम कहते हैं कि अंग्रेज़ राज था, उसने अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बर सग़ीर का जो सिस्टम था वो कैसे था, और आज तक वही है। नाज़रीन, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि तालीम, यानी तालीम का फुकदान या तालीम का निज़ाम, या ऐसी तालीम जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा सिस्टम है। और रट्टे में आपको पता है कि ना सवाल किया जाता है, ना तजिया किया जाता है, ना इख्तिलाफ़ करना सिखाया जाता है, ना उस पे सोचना सिखाया जाता है। रट्टा रटाया आज तक चल रहा है। ये बर सग़ीर के उस अंग्रेज़ राज के दौर से है कि मुसलमान रट्टा लगाता है। उस रट्टे की वजह से जो नौजवान नस्ल दर नस्ल आती गई, उसके अंदर सवाल नहीं पैदा हुआ, उसके अंदर कहीं सोचने की सलाहियत नहीं पैदा हुई, और कहीं हज़ारों लाखों में से किसी एक स्टूडेंट के जहन में अगर कोई बात पैदा हुई तो वो ना होने के बराबर आसानी से कंट्रोल हो गया। फिर इसी तरह से ये भी माइंड में मुख्तलिफ ग्रुप, मुख्तलिफ जो काउंसलिंग इस बर सग़ीर के अंदर हम जैसे लोगों की होती रही, वो ये होती रही कि अच्छा शहरी, खामोश शहरी, या ये कहें कि जो अच्छा शहरी है उसकी तारीफ़ ये है कि वो खामोश रहे। इस माशरे के अंदर जो सवाल नहीं करता, जो यस सर करता है, जो हंसकर कहता है कि आप ठीक कर रहे हैं, उसको अच्छा शहरी कहा जाता है, या उसको बड़ी उसकी तारीफ़ की जाती है। ये एक माइंड सेट है नाज़रीन, ये बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। किसका? उस एलीट सोच का जो अंग्रेज़ों से इस बर सग़ीर के लोगों को मिली। इसके साथ दूसरी बहुत दफ़ा इस पर बात हुई, ये जो माशी दबाव है। आज भी आपको पता है कि बर सग़ीर के अंदर, या ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर, ये जो सैलरियां हैं, तनख्वाहें हैं, ये इतनी कम क्यों हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि आम आदमी को मुश्किल में क्यों डाला जाता है। जैसे इस मुल्क के अंदर थोड़ी सी कोई खामोशी आती है तो एकदम से कुछ ऐसा कर दिया जाता है, जैसे टैक्स लगा दिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, नया कोई कट्टा खोल दिया। उसकी वजह से यही है कि आम आदमी रोज़ी रोटी में इतना फंसा रहे कि उसे मज़ामत का वक्त ना मिले। उसके पास ये सोचने की वो हो ही ना, उसके जहन में ये हो कि किसी तरह से रोटी पूरी हो जाए, किसी तरह से वक्त गुजर जाए, और बाकी सब कुछ भाड़ में गया।
ये न सिर्फ हुकूमती लेवल पे है नाज़रीन, ये अगर अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो सरकारी इदारे हों, प्राइवेट इदारे हों या कुछ और हो, ये जो नौकरी बचाओ माइंडसेट ये यहाँ पर बना दिया गया। और इस नौकरी बचाओ माइंडसेट में जजेस भी आते हैं, वकला भी आते हैं, सहाफ़ी भी आते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, दीगर जो जिसे हम कहते हैं कि ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा, ह्यूमन राइट्स के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों के बड़े ताकतवर लोग आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस माइंडसेट को कि नौकरी बचाएं, बाकी सब जाने दें। अच्छा, उस एलीट क्लास या उस अथॉरिटी जो आवाज़ उठा सकती है, उसको तो इस नौकरी बचाओ के चक्कर में लगा दिया, गरीबों को रोटी और रोज़ी के चक्कर में लगा दिया, और फिर गुर्बत या आम आदमी को इस हद तक बेबस और मजबूर कर दिया कि उसने रिस्क लेना ही छोड़ दिया। यानी कि वो रिस्क लेने को ये कह लें कि एक मुश्किल समझा। उसने कहा कि यार, अगर मैं एहतजाज करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, रिस्क लेता हूँ, तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ पर ख़ुद अपनी ज़िंदगी गुजारना, बीवी बच्चे, माँ बाप, वालदैन, क्योंकि कंबाइंड ज़िंदगियाँ होती हैं, यहाँ पे लाइफ गुजारी जाती है, तो बहुत से चैलेंजेस एक आम आदमी की ज़िंदगी में हैं और उनको गुजारने के लिए उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसी के साथ साथ यानी ये जो जॉब का रिस्क हो गया, बाकी सवाल ना करना हो गया, बगावत के खौफ से केस बनाना हो गया, गद्दार, मुल्क दुश्मन ये कहना हो गया, ये खौफ का कल्चर पैदा कर दिया गया इस पूरे माइंडसेट के अंदर जो बरसगीर का था, जो अंग्रेज़ राज से आ रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप चलता गया। और उस खौफ के कल्चर ने जो ताकतवर थे, जो ताकतवर इदारे थे या जो अफराद थे, इनके ख़िलाफ़ बोलने के सख्त नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं और दी जाती हैं, और ये खौफ बना दिया गया। ये सिर्फ जो ताकतवर के ख़िलाफ़ बोलने की धमकी या खौफ, ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हम किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलें तो खौफ आ जाएगा, या किसी हुकूमत के। यहाँ छोटे लेवल पे भी है। आप गांव वाले में देखें, नंबरदार किसी ज़माने में थे, वो भी उसी माइंडसेट का मालिक है, चेयरमैन उसी माइंडसेट का मालिक है, आज का बिजनेसमैन उसी माइंडसेट का मालिक है, आज का नोटेबल शख्स उसी माइंडसेट का मालिक है कि उससे ज़रा सा कुछ कहो तो वो अपना रसूख इस्तेमाल करके कोई थाना कचहरी FIR ये वो इस तरह के खौफ जो है वो कायम करता है। इसकी बेशुमार मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। आवाज़ उठाने वालों को, सहाफ़ियों को देखें किस तरह से नुकसान पहुँचाया, नौकरियों से निकाला, उनके घर तोड़ दिए, कारोबारी लोगों को उनके कारोबार ख़त्म कर दिए, उन्हें उनके लिए बाहर जाना मुश्किल कर दिया। और ऐसे लोगों को फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि वो खामोश हो जाए। जिसने काम करना है, जिसने कारोबार करना है, जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, जिसने अपने बीवी बच्चे बचाने हैं, जो अपनी बच्चों की ज़िंदगी बचाना चाहता है, तो वो फिर उस खौफ के कल्चर में इतना फंस गया कि उसने कहा कि चलें हम चुप ही रहते हैं। आप ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप इसको साथ साथ जोड़ते जाएं मौजूदा हालात के साथ। लोग क्यों नहीं निकलते, एक क्यों नहीं होते, इमरान खान जैसे PTI है, ये क्यों तकसीम दर तकसीम है, भुट्टो के दौर में क्या हुआ, और इस तरह से बेशुमार मिसालें हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें यह था कि हमारे यहाँ बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग है, एक स्क्रिप्ट है कि माशरे को तकसीम करो। अक्सर हम बात करते हैं ना, तकसीम करो, मीन के ऐसा नहीं है कि ग्रुपों में तकसीम करो। यहाँ कौमों, मजहबों, मसलक, ज़बान, सियासत, इन सब में तकसीम कर दो। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, उर्दू बोलने वाला, कश्मीरी, फिर लोकल लेवल पे आ जाए। ये फ़लाँ इलाके का है, ये फ़लाँ का है, इसका कबीला फ़लाना है, इसकी बरादरी फ़लानी है, तो इसका मज़हब फ़लाना है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है। इस तरह से मसलकों में तकसीम करो। ये तकसीम भी इस अंग्रेज़ राज के दौर से आज तक आ रही है, और ये तकसीम होना उस एलीट क्लास को, उस राज करने वाली जो माइंडसेट है उसको फ़ायदा है। लोग तकसीम होते हैं, एक नज़रिए पे, एक इशू पे इकट्ठे नहीं होते। उनको बता दिया जाता है कि वो अपने मुफाद में है और ये अपने मुफाद में है, और यहाँ पर फिर उस तकसीम दर तकसीम को एक लेवल आता है कि मैं मेरा ग्रुप, इसमें बंट दिया जाता है कि मैं हूँ, मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मेरा ग्रुप है, मैं हूँ, जो हम कह रहे हैं वही सब कुछ हो रहा है।
फिर अगला जो इसका पॉइंट है, इसी माइंडसेट के साथ साथ लोगों को ये बता दिया जाता है कि क्या है, क्या जद्दोजहद करोगे, इसका नतीजा कहीं 50 साल बाद आएगा, 30 साल बाद आएगा, आज अगर तुम्हें मिल रहा है तो अभी से ले लो, यानी कि फौरी फ़ायदे की सोच। ये बड़ा अहम पॉइंट है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर निज़ाम बेहतर क्यों नहीं होता। अगर कोई फ़र्ज़ करते हैं कि कोई शख्स ऐसा है जो डट जाए और ये कहे कि मैं इस्लाहात लाना चाहता हूँ तालीम के अंदर, सेहत के अंदर, अदल इंसाफ के अंदर, अदलिया के अंदर, दीगर कहीं इस्लाहात लाना चाहता हूँ, जैसे इमरान खान है, तो उसके पीछे फिर सारे लोग जमा हो जाएंगे। जब जमा होंगे तो वो कहेंगे यार ये जो जब तालीमी निज़ाम सेट होगा, एक नस्ल आएगी, 20 साल 30 साल गुजरेंगे, वो आपके बच्चे क्या उसमें से लेंगे, अभी से ये पकड़ो गाड़ी कोठी बंगला सहूलत फलां फलां, बच्चों की फीसें और बस मौजें करें, छोड़ें, इसका साथ ना दें। ये फौरी फ़ायदा और फिर लोगों को एक लंबी जद्दोजहद से बचाना और ये कहना कि उस माइंड उसको वहाँ रोक देना। वो कहता अच्छा यार ठीक है, कौन आगे देखेगा, मैं वक्ती फ़ायदा ले लूँ, बाकी बाद में देखेंगे। और यही जो चीज़ है ये हमें सबसे ज़्यादा रोकती है। ये वो पॉइंट है जो मिलकर मुकम्मल तौर पर हमें जाम कर देते हैं हमें, यानी वक्ती रिलीफ पर हम खुश हो जाते हैं, 10 दिन गुजरने के लिए हम खुश हो जाते हैं, सिस्टम बदलने की सोच हमारे अंदर नहीं आती। हम कहते हैं छोड़ें यार बस ठीक है, मुझे अभी मिल गया ना, अभी 1 महीना गुजर जाएगा, लाख 2 लाख 50,000 किसी ने दे दिया, छोड़े, मुझे क्या ज़रूरत है जद्दोजहद करने की। ये है वक्ती रिलीफ का वो चीज़। फिर हम मज़हब का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। हम ये तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा नाज़रीन कि हम जहाँ पर भी हमारी एक माइंड सेट है, हमारा एक सोच, ये जो एलीट क्लास, एलीट का मेरा मतलब हरगिज़ वही एलीट नहीं है जो कहीं मॉडल टाउन या बैरिया टाउन या फलाने टाउन में रहे, नहीं। मेरा एलीट क्लास का मतलब कि वो जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। उसमें वज़ीर, मशीर, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, अदलिया, मीडिया, इसी तरह से दीगर जो इदारे हैं वो लोग हैं। और मज़हब का इस्तेमाल देखें कि किस तरह से यहाँ पर कभी कुरान के बेहुरमती के नाम पर कत्ल होते हैं, कभी किसी शिया सुन्नी की लड़ाई में मार दिया जाता है, कभी किसी मस्जिद की बेहुरमती का नाम देकर वो कर दिया जाता है, नाउज़ बिल्लाह, कभी किसी की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल करवा दिया जाता है। ये मिसालें आपके सामने हैं और ये इस्तेमाल करवाया जाता है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए, ताकि ये जो मुख्तलिफ़ नज़रियात, मुख्तलिफ़ सोच, मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग हैं ये एक ना हो सके। क्योंकि दुनिया में नाज़रीन जितने भी मज़हब हों, जितने भी मज़ाहिब हों, फ़र्ज़ करते हैं हिंदुस्तान की मिसाल ले लेते हैं। हिंदुस्तान में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मजहबी लोग हैं, मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट के लोग हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो अपने अपने मजहबों के साथ एक ऐसा नुक्ता ज़रूर है कि वो सारे के सारे मुत्तहिद हो जाते हैं हिंदुस्तान के लिए, चाहे उसे कौमी मुफाद कहें और उसे इज्तिमाई मुफाद कहें, कुछ भी कहें। तो हमारे यहाँ उस कौमी मुफाद को रोकने के लिए मजहबों का इस्तेमाल करके ऐसी जंग छेड़ दी जाती है कि बंदा फिर ना इधर का रहता है ना उधर का। और फिर ये लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ यानी खड़े होने के बजाय फिर खामोश हो जाते हैं। जैसे शिया सुन्नी की झगड़ा है, देवबंदी बरेलवी की है, पख्तूनख्वा पंजाबी की है, सिंधी बलोची की है, ये करवाई जाती है, ये जंगें, लड़ाइयाँ, नफ़रतें पैदा की जाती हैं। तो इसमें से एक बड़ा तबका जो है वो खामोश हो जाता है। वो इसलिए खामोश होता है, कहता है यार छोड़ें, क्या करें, हम जान बचाएं, बस ठीक है, वक्त गुजारें। फिर वक्त बदला। ये तो अंग्रेज़ राज में तो ये था कि चले ग्राउंड के ऊपर ऐसी चीज़ें आती थी। सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया ने लोगों को मज़ीद जो ऑनलाइन कर दिया, गुस्सा वो भी ऑनलाइन, लड़ाई वो भी ऑनलाइन, किसी की हमायत वो भी ऑनलाइन, पोस्ट लगा दी तो फ़र्ज़ पूरा हो गया, किसी को गालियाँ दी तो पोस्ट लगा दी। तो ये भी एक वो चीज़ है जो कैथारसिस है, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो जो ग्राउंड पे एहतजाज होने वो कम हो गए। अब ये सारी वो पॉइंट है जिसकी वजह से नाज़रीन ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे इनकलाब, ये फ़ैसला आपने करना है, इनकलाब आना या लोग निकलना या कभी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या वजह है क्यों नहीं निकलते। जब तक ये पॉइंट दूर नहीं होते, जब तक इन मसाइलों से ये आवाम नहीं निकलती, तो मेरा ख़्याल है कि मुश्किल है कि लोग
1000 रुपये पेट्रोल लीटर भी हो जाए फिर भी कहीं निकले। तो कहना ये मतलब मेरा ये था कि ये कौम कमज़ोर नहीं है, ये कौम उस तरह से ग़ुलाम नहीं है, इसे कमज़ोर रखा गया है, इसे कमज़ोर बनाया गया है। इसका यानी मसला डीएनए का नहीं है, इस निज़ाम साजी का है, जिस निज़ाम के अंदर इस मुल्क को, इस अवाम को, लोगों को एक ऐसा सिलेबस तरतीब दिया गया है, चाहे वो सिलेबस तालीम का हो, चाहे वो सिलेबस सोच का हो, इम्तहान का हो, किसी भी हवाले से काउंसलिंग का हो, उस सिलेबस में इंसान को रोज़ी और वक्त गुजारने जिसे हम ढंग टपाओ कहते हैं, उसके अंदर फंसा दिया गया। और उसने कहा कि चलें ठीक है। यही वजह है कि भुट्टो भी सोचता था कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, और इमरान खान भी यही सोचता था कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। आज आप सब देख रहे हैं कि कई सालों के बाद, कई सदियों के बाद इस तरह के मुल्कों में इमरान खान जैसा शख्स जो सिर्फ अवाम की बात करे, जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करे, जो इस ग़ुलामी को तोड़ना चाहे, जो इस अंग्रेज़ राज की सोच को ख़त्म करना चाहे, वो जब निकलता है तो उसे तनहा कैसे किया जाता है, ये सारे पॉइंट उसमें इस्तेमाल होते हैं। तकसीम किया जाता है, नफ़रत पैदा की जाती है, बंद किया जाता है, आवाज़ को निकलने नहीं दिया जाता, उठाया जाता है, मारा जाता है, ये सब कुछ इस्तेमाल होता है। और फिर एक वक्त आता है कि कौम फिर अगले 100 साल के लिए फिर से सो जाती है। ये वो बुनियादी पॉइंट हैं जो आम आदमी की समझ में आते हैं, जिसकी वजह से हम पिस सकते हैं, मर सकते हैं, गल सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकते। उम्मीद है कि आपको ये नुक्ते पसंद आए होंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक चीज़ कि आप ये कहते हैं कि वीडियो लंबी है, तो आप जहाँ तक चाहें सुन सकते हैं, जहाँ चाहें छोड़ दें। एक वजह जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।